जय हिंद दोस्तों। मैं दीपेंद्र स्वागत करता हूं आपका डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे संविधान और साथ में अपन जो स्टेट जीके जो ले रखे थे उसमें अपन ने ले रखा था झारखंड। हाँ, तो अपन जो संविधान पढ़ रहे थे उसमें अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके अलावा अपन ने साथ में अपन राष्ट्रपति जो है वो भी अपन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अंदर अपन ने देख लिया था कि राष्ट्रपति अगर कोई बनना चाहे तो उसके लिए योग्यता क्या होगी, और वहां पर अपन ने बात करी थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होगी। आज अपन राष्ट्रपति से संबंधित कई चीजों की और बात करेंगे, और ये जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। साथ में एक चीज ये भी रखना है कि जो जो चीजें मैं आपको बताता रहा हूँ इस क्लास के अंदर, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो हर एक चीज आपको लिखनी है। जो सारी चीजें अपन बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में लिखनी है, यानी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी कि वो बात आपको कैसे समझ में आएगी। ठीक है ना, मेरी कॉपी करने के बजाय आप आपकी लैंग्वेज में ज्यादा लिखोगे कि आपको ये बात कैसे समझ में आएगी, तो उस लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, और सारी चीजें लिखनी है क्योंकि सारा ही आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने राष्ट्रपति के अंदर लास्ट पढ़ लिया था, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो अपन ने लास्ट क्लास में बात करी। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं और अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है इसका निर्वाचन कैसे होता है, यानी इसके इलेक्शन कैसे होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 54 में। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आप कहोगे राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल जो 54 है उसके अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है, देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो पद्धतियों से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, दो सिस्टम से इसके इलेक्शन होते हैं। वो दो सिस्टम कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें अपन आम जनता भाग नहीं लेते हैं, जिसमें अपन आम पब्लिक भाग नहीं लेंगे, वो चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। और जिसमें अपन भाग लेंगे वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा चुनाव में अपन भाग लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हो गए? प्रत्यक्ष। विधानसभा चुनाव में अपन भाग लेते हैं तो वो कैसे हो गए? प्रत्यक्ष चुनाव हो गए। ठीक है, और जहां पर अपन भाग नहीं लेते हैं, आम जनता भाग नहीं लेती, उसका अगर चुनाव होता है तो वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। इसके अलावा यहाँ पर दो सिस्टम चलेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन से दो सिस्टम? एक तो चलेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अलावा यहां पर चलेगा एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली। ठीक है, एक तो चलेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एक चलेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ये जो दो पद्धति है, ये दोनों पद्धति जो है बताई गई है, ये दोनों पद्धति बताई गई है आर्टिकल 55 में। यानी ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और ये जो एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली है, ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताई गई है? राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो आप कौन से आर्टिकल में बताओगे? आर्टिकल 55 में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यहाँ पर अपन वोट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या ले ली, राजस्थान के जितने विधायक हैं उनका उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको 1000 से वापस से डिवाइड कर देंगे, तो इससे एक विधायक की वोट वैल्यू आएगी, यानी एक विधायक ने वोट दे दिया मतलब इतने लोगों ने वोट दे दिया। ठीक है, ऐसे ही अपन जैसे यूपी के लिए, तो यूपी की कुल जनसंख्या, वहां पर जितने विधायक हैं उनका भाग दे देंगे और फिर उसको 1000 से भाग वोट दे देंगे, तो इससे एक विधायक की वोट वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे हरियाणा में भी ऐसे ही करेंगे, तो इस हिसाब से निकाला जाता है। इसी हिसाब से अपन एक सांसद की, एक एमपी की वोट वैल्यू भी निकालेंगे। जैसे जितने विधायकों की वोट वैल्यू आई है उसमें अपन सांसदों की संख्या का भाग दे देंगे, तो उससे एक जो सांसद है एमपी उसकी वोट वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं? वोट वैल्यू निकाल लेते हैं, मत मूल्य निकाल लेते हैं।
एकल संक्रमण गुप्त प्रणाली का मतलब जितने कैंडिडेट खड़े हुए उन सबको वोट दिया जाएगा, लेकिन वहां पर अपन वरीयता देंगे। भाई मैं 1 नंबर पे इसको देखना चाह रहा हूँ, 2 नंबर पे इसको देखना चाह रहा हूँ, 3 नंबर पे इसको देखना चाह रहा हूँ, 4 नंबर पे इसको देखना चाह रहा हूँ, तो वो कौन सी हो गई? एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली। रह जाएगा ध्यान। अगला आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 तो होंगे प्रपोजर्स और 50 क्या होंगे? अनुमोदक। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कितने प्रपोजर्स और अप्रूवर्स का होना जरूरी है? तो 50 तो प्रपोजर्स का होना जरूरी है और 50 अप्रूवर्स का होना जरूरी है। यानी 50 संसद सदस्य उसके नाम का प्रस्ताव लाएंगे, 50 संसद के सदस्य उसके जो नाम है उसका अनुमोदन करेंगे, तभी वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आई बात समझ में यहाँ तक? तो यह चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में? 54 में। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। कौन सी पद्धति से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण गुप्त प्रणाली। ये पद्धति कहाँ पर बताई गई है? आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना जरूरी है? 50 प्रपोजर्स और 50 अप्रूवर्स। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, यानी इसके इलेक्टोरल में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य, यानी इसका इलेक्टोरल में कौन कौन होते हैं? इसका इलेक्टोरल क्या होगा? तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेगा। तो भाग लेने वाले 3 दे देगा और एक दे देगा अलग कि ये कौन सा भाग नहीं लेता है। तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसके लिए आपको ध्यान रखना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो और बाकी जो एग्जाम हो, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसके इलेक्टोरल में कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है, राज्यसभा व लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी कैसे मेंबर? इलेक्टेड मेंबर। स्टेट्स जो है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 2, कौन से? एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब इन तीनों में आपने एक चीज नोट करी होगी और ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये एक एग्जाम ने बहुत कंफ्यूज किया था स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पर मैंने एक चीज की बात करी है, निर्वाचित, निर्वाचित और निर्वाचित, इलेक्टेड। ठीक है, यानी जो चुनाव के जरिए जो आते हैं, एक तो होता है ना जिसको मनोनीत किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति ने डायरेक्ट मनोनीत कर दिया, ठीक है, राज्यपाल को मनोनीत कर दिया जैसे राष्ट्रपति करता है ना, जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो खेल से होते हैं, साहित्य से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, जिनके पास कोई विशेष उपलब्धि होती है, कला से जो होते हैं, तो उन 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो वो मनोनीत जिनको किया जाएगा, राष्ट्रपति डायरेक्ट जिनको लेगा, उनको ये इसमें भाग नहीं लेंगे वो लोग। दूसरा, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? जिनके पिता दादा परदादा को यूरोपियन मूल का होता है, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो वो इसमें भाग लेंगे नहीं लेंगे, यानी 2 जो चुनाव के जरिए आए हैं बस वही इसमें भाग लेंगे। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा और लोकसभा के कैसे? इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर है, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। रह जाएगा ध्यान। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के कौन से सदस्य? राज्य, स्टेट में जो असेंबली होती है, ठीक है ना, जैसे संघ के अंदर, संघ में होती है संसद, संघ में कौन होती है? संसद, संघ में होती है संसद। अब इस संसद के अंदर कौन कौन? एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, ये 3 लोग होते हैं।
ठीक है ना। वैसे ही राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर कौन कौन होता है? स्टेट में होता है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में कौन होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। वहां पर एक होता है गवर्नर यानी राज्यपाल, एक होता है विधान परिषद जिसको अपन बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको अपन बोलते हैं विधानसभा। यहाँ पर कौन कौन होता है? गवर्नर, काउंसिल और असेंबली, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। तो यहाँ पर अपन ने बात की राज्यों के अंदर जो विधानसभा होगी उसके कौन से सदस्य हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। अगला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन? दो। कौन से? एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने की अनुमति मिली थी 70वां जो अमेंडमेंट था 1992 के अंदर जो हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी भाग लेने की अनुमति मिली। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। तो तीनों जगह आपने देखा निर्वाचित 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 यानी इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने बात करी कि इसमें भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनकी। अब अगला अपन देखते हैं कि कौन कौन भाग नहीं लेता है इसके अंदर। ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, मनोनीत सदस्य, जिनको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है अच्छे से। दूसरा आपको ध्यान रखना है विधान परिषद। अभी मैंने स्टेट में बताया ना कि स्टेट में एक तो होती है असेंबली और एक होती है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, जो सभी राज्यों में नहीं है। तो विधान परिषद जो है इसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बार आएगा ऑप्शन के अंदर। कैसे आएगा कि किसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं या राष्ट्रपति के इलेक्टोरल में नहीं होते, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में नहीं होते हैं। तो वहां पर आपको दे देगा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको किसको करोगे? विधान परिषद को, कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। विधान परिषद जो है इसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा आपने देखा कि विधानसभा जो है उसके भी कौन से सदस्य हैं? नॉमिनेटेड मेंबर। विधानसभा में अगर मनोनीत सदस्य है तो वो भी इसमें भाग नहीं लेगा। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब देखो एक चीज और देखो, क्या देखना आप लोगों को, अगर कोई स्टेट की विधानसभा, विधानसभा यानी असेंबली, अगर किसी स्टेट की विधानसभा है भंग, किसी स्टेट की विधानसभा क्या है? भंग, या स्टेट की विधानसभा है सस्पेंडेड, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उसके मेंबर राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा निलंबित है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी स्टेट है, जैसे पंजाब है, पंजाब की विधानसभा अगर भंग है, अगर भंग है तो वहां के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अगर पंजाब की विधानसभा क्या है? निलंबित है, सस्पेंडेड है, तो वहां के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। भंग का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व का मतलब होता है कि अब वहां पर फ्रेश इलेक्शन होंगे, यानी अब दोबारा से चुनाव होंगे। अगर विधानसभा को भंग कर दिया गया इसका मतलब दोबारा से चुनाव होंगे, और निलंबित में ये नहीं होता है कि दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। तो अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, अगर किसी राज्य की विधानसभा निलंबित है तो उसके सदस्य भाग लेंगे। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इन दोनों स्थिति के अंदर, इन दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति का चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, इसको टाला नहीं जाएगा, यानी इलेक्शन तो होगा ही होगा।
चाहे राज्य की विधानसभा भंग हो चाहे निलंबित हो, चाहे एक राज्य की विधानसभा भंग हो, चाहे 2 की भंग हो, चाहे 5 की निलंबित हो, राष्ट्रपति के चुनाव को कभी भी टाला नहीं जाता है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अगली बात अपन ये देखते हैं कि अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो गया, विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गई, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर कभी भी कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति चुनाव में कभी भी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा हमेशा किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होगा, डिस्प्यूट होगी, तो उसका सेटलमेंट किसके द्वारा होगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है, उसकी नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद जो है उसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए, ठीक है, कि भाई ये नियुक्ति नहीं हो सकती, ये बंदा राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, भाई गलत तरीके से प्रक्रिया अपना ली गई है, गलत तरीके से जो गणना है वो हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करता है तो वो बंदा तो हटेगा, लेकिन उसके द्वारा कार्य जो किए गए हैं, उतने दिनों में उसने जो काम किए गए वो सारे माने जाएंगे, वो वैध होंगे, वो लीगल होंगे। रह जाएगा ध्यान। अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य, इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, तो उसके द्वारा किए गए कार्य लीगल माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे, ठीक है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं अब इससे। अगला अपन देखते हैं कि भाई राष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होगा, राष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कितना बताओगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, 5 ईयर। रह जाएगा ध्यान, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति के इलेक्शन को हमेशा उसके कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले करवाना जरूरी होगा। रह जाएगा ध्यान कि 6 मंथ्स पहले उसको करवाना होगा, उसका टेन्योर पूरा होने से पहले। रह जाएगा ध्यान। राष्ट्रपति के चुनाव को उसके कार्यकाल समाप्त होने से कितने दिन पहले करवाना जरूरी होता है? तो आप क्या कहोगे? 6 महीने पहले करवाना आवश्यक होता है। रह जाएगा ध्यान, ठीक है। अगला, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में बताया गया है। देखो अब यहाँ पर सारे आर्टिकल तो चाहे आप मत याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स में मैंने जो बताई हैं वो ध्यान रख लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 1-2 हैं उनका ध्यान रख लेना, जैसे आर्टिकल 39 है उसका ध्यान रख लेना, 40 का ध्यान रख लेना, 44 का ध्यान रख लेना, 50 का ध्यान रख लेना, 51 का ध्यान रख लेना। इसके अलावा जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये सारे ध्यान रख लेना। और अब राष्ट्रपति में कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ पर सारे नहीं याद रहे, फंडामेंटल राइट्स तो सारा याद रखना, मूल अधिकार सारा याद रखना, बाकी और अगर आपसे याद रहें तो अच्छी बात है, बाकी जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं याद हो रहा तो देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 56 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 57 ये कहता है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी वो पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उसका री-इलेक्ट हो सकता है वो, ठीक है। आर्टिकल 57 के तहत भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी अधिकतम सीमा नहीं है, यानी एक व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी बन सकता है। रह जाएगा ध्यान। जैसे अगर अपन यूएसए की बात करें, ठीक है, तो यूएसए के अंदर जो है एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार बन सकता है? तो वो 2 बार बन सकता है।
लेकिन अपने इंडिया में एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है। हालांकि अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 2 बार बने हैं, ठीक है, बाकी सारे तो 1 बार ही बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार बने, लेकिन अपने एक व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है, इसकी अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं है। किसके तहत? आर्टिकल 57 के तहत। तो रह जाएगा ध्यान अच्छे से, ठीक है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अगला अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ की, राष्ट्रपति की ओथ, शपथ। तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति की शपथ। अब यहाँ पे ये शपथ वाला आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 60 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 60 के अंदर किया गया है। रह जाएगा ध्यान, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 60 में किया गया है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है? राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति शपथ लेता है कि भाई मैं संविधान की रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? संविधान की रक्षा तथा लोगों की सेवा व कल्याण की शपथ। अब ये अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है कि भाई मैं संविधान की रक्षा करूंगा तथा लोगों की क्या करूंगा? सेवा और क्या करूंगा? कल्याण। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में बताई गई है। और राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा तथा लोगों की सेवा व कल्याण करूंगा। अब अगली बात कि भाई राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति को ओथ जो है वो दिलाएगा कौन? शपथ दिलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति को दिलाएगा शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर किसी कारण से अगर अनुपस्थित है तो फिर कौन दिलाएगा? तो उस समय दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठ होगा वो न्यायाधीश दिलाएगा। रह जाएगा ध्यान कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अब अगला अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? रेजिग्नेशन। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो रिजाइन किसको करेगा? त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति का ध्यान रखना है, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? तो आप किसको बताओगे? राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। रह जाएगा ध्यान बहुत अच्छे से। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना, उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करेगा इस बात की भाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना देगा लोकसभा स्पीकर को। फर्स्ट इन्फॉर्म किसको करेगा? लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा स्पीकर को देगा। रह जाए ध्यान अच्छे से। अगला अगर ध्यान रखना है कि देखो अगर राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल के दौरान, इसके टेन्योर के दौरान, कार्यकाल के दौरान निधन हो जाए, ठीक है, या फिर ये कार्यकाल के दौरान क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे। राष्ट्रपति जो है इसका अगर कार्यकाल के दौरान क्या हो जाए? डेथ हो जाए या ये रिजाइन कर दे, तो ऐसी स्थिति में इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, आपके सबके दिमाग में आएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, तो ये चीज सही है, उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि देखो अगर एक चीज और एक्स्ट्रा से ध्यान रखनी है, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा समाप्त हो गया है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरे हो गए, और अगर सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट चुनाव नहीं करा पा रही है, सरकार क्या नहीं करा पा रही है, चुनाव जो है, इलेक्शन जो है वो नहीं करवा पा रही है, तो ऐसी स्थिति में तो उसका पद कौन संभालेगा? ऐसी स्थिति में उसका पद राष्ट्रपति संभालेगा। यानी उसका पद जो उसका कार्यभार जो है, उसका कार्यकाल जो है वो कितना बढ़ जाएगा? 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए एक्सपेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। दोबारा से ध्यान से सुनना, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा समाप्त हो गया, सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है, इलेक्शन नहीं करा पा रही है, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यभार राष्ट्रपति खुद ही संभालेगा, और उसका कार्यकाल कितना बढ़ जाएगा? 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। ये तो ध्यान रह जाएगा। लेकिन अब देखो, अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अगर उसका निधन हो जाए, या फिर वो क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अब ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितना काम कर सकता है? तो ये अधिकतम कितना कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। ये नहीं है कि वो बचा हुआ काम सब कार्यभार संभालेगा। जैसे मान लो राष्ट्रपति है कोई, उसका 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर निधन हो गया, 2 साल के बाद निधन हो गया, तो 3 साल बचे, तो ये नहीं कि 3 साल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितना काम कर सकता है? 6 महीने, 6 मंथ से काम कर सकता है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रूप में कितना काम कर सकता है? 6 महीने। उस दौरान उसको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेगी जो किसको मिल रही थी? राष्ट्रपति, यानी वही सारे वेतन भत्ते सुख सुविधाएं मिलेगी जो किसको मिल रहे थे? राष्ट्रपति को मिल रहे थे। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। तो देखो, अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का निधन हो जाए, त्याग पत्र दे दे, कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति रूप में अधिकतम कितना काम कर सकता है? 6 महीने। ठीक है, रह जाएगा ध्यान अच्छे से। चलो ठीक है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, राष्ट्रपति का निधन हो गया या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति है, इसका पद भी खाली है, तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा भाई? तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन दोनों का पद जो है वो क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाए या त्याग पत्र दे दिया, उस दौरान अगर उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो? रिक्त हो जाए, तो उस समय कार्यभार कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, क्या ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, ऐसा हुआ है। कब हुआ है? तो देखो, भारत के राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, ठीक है, तो जाकिर हुसैन का जब निधन हो गया, भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन? जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, इनका जब निधन हो गया, ठीक है, तो जाकिर हुसैन जब है, इनका निधन हो गया, तो इनकी जगह कार्यभार उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, इन्होंने संभाल लिया। इसने संभाल लिया वीवी गिरी ने। लेकिन जब अब चुनाव होने थे, ठीक है, तो चुनाव जब होने वाले थे राष्ट्रपति पद के, तो वीवी गिरी ने अपने पद से, उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस दौरान राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो दोनों ही पद खाली हो गए, राष्ट्रपति का भी खाली हो गया पद और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जो थे, इन्होंने जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो आता है कई बार कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वो कौन है? तो आप कहोगे एम हिदायतुल्ला है। कौन है? एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक का बढ़िया से समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, दूसरा, हाँ, एक कमेंट आया था, उसका भी मुझे रिप्लाई देना था कि पीछे वाली क्लास में कमेंट आया था कि सर आप जियोग्राफी हिस्ट्री सब पढ़ाओगे क्या? तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो पढ़ाऊंगा, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही अच्छा पढ़ाते जाएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो
लेकिन ये वाला पोर्शन पूरा होगा, इसके अलावा इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होगा, इसके अलावा जो स्टेट जीके वाला पोर्शन है वो पूरा होगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, अगला अपन देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स। राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर्स होती है, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है। ठीक है, तो इसको अपन बहुत बड़ा ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी तो अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी अपन बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में। तो एक तो देखो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार के प्रशासन से संबंधित सारे कार्य, या बोल सकते हो भारत सरकार के शासन से संबंधित सारे कार्य, गवर्नेंस से रिलेटेड सारे जो वर्क होंगे, सारे जो काम होंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। यानी भारत सरकार के जो सारे कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से होते हैं, प्रशासन से संबंधित, तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत सरकार जो कार्य करती है वो किसके नाम से होंगे, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किस आर्टिकल के तहत, तो देखो आर्टिकल 77 के तहत, रह जाएगा ध्यान। दूसरा, अब देखो इसको ध्यान रखने का मेरा मतलब है कि तुम लोग इसको साथ में लिखते रहो। ठीक है ना, नहीं सुना हुआ तो ध्यान जो है ना वो भी 5-10 मिनट 15 मिनट ही रहेगा क्लास के बाद में नहीं ध्यान रहेगा। ठीक है ना, लिखना है इनको नोट्स के फॉर्म में। मैंने बताया है आप लोगों को, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखना है। ये मेरी लैंग्वेज है, मुझे याद है मेरी लैंग्वेज में, अब आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है कि आपको कैसे याद है। अगर मेरी बड़ी लैंग्वेज ठीक लग रही है तो एज इट इज मेरी लैंग्वेज कॉपी करके लिख लो, अगर तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में लिखना है तो तुम्हारी लैंग्वेज में लिखो, कि भाई जैसे तुम्हें सबसे बेस्ट याद हो। अब तुम्हें सबसे बेस्ट कैसे याद होता है तो वो तो आपको ही पता है। ठीक है ना, आपकी सारी चीज़ें तो आपको ही पता है। तो इसके लिए जो आपका सबसे बेस्ट वे हो उस वे से आप उसको लिखो कि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। ठीक है, अगला, और एक बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से जो आपने अब तक का पढ़ा है ना, इसको पूरा पढ़ के एक बार क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, उससे ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना ईमानदारी से पढ़ा और आपको सच में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या इन क्लासों का कोई मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलो अगला अपन देखते हैं। देखो अगला आता है आर्टिकल 78। अगला कौन सा आता है, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है, आर्टिकल 78 ये कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है। गवर्नेंस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है उसको कोई सूचना चाहिए। राष्ट्रपति को अगर प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कोई सूचना चाहिए तो वो किससे ले सकता है, प्रधानमंत्री से ले सकता है। ठीक है, दो आर्टिकल देंगे। आर्टिकल 77 के प्रशासन जो है या भारत सरकार में शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को अगर प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे लेगा, प्रधानमंत्री से लेगा। रह जाएगा ध्यान। अगला देखो ध्यान रखना है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 ये कहता है, आर्टिकल 79 आपको याद आ गया होगा, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भी क्या है, संसद का हिस्सा है, संसद का अंग है। क्योंकि संसद में अपन ने देखा ना किस किस से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। इसका मतलब राष्ट्रपति भी क्या है, संसद का अंग है, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। अगला आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति जो है वो SC ST व अदर जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक आयोग का गठन कर सकता है, कमीशन को फॉर्म कर सकता है। आयोग यानी कमीशन का गठन कर सकता है, किस किस के लिए, SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, जैसे अपन ने देखा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की चेयरमैनशिप में बना था, है ना। और जो दूसरा सेकंड जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो किसकी चेयरमैनशिप में बना था, BP मंडल की चेयरमैनशिप में बना था, जिसको अपन मंडल आयोग, मंडल कमीशन कहते हैं, जो OBC में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ये जो अपन आयोग बनते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत, 340 के तहत बनते हैं। कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। रह जाएगा ध्यान।
ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र व राज्य, ठीक है, के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए या राज्यों के बीच में आपसी सहयोग तालमेल बिठाने के लिए, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है इसको फॉर्म कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है केंद्र व राज्य के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए या जो ज्यादा केंद्र व राज्य व स्टेट्स जो है इनके बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए या तालमेल बिठाने के लिए क्या बना सकता है, इंटरस्टेट काउंसिल। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। रह जाएगा ध्यान। या जो है जो पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कौन करेगा, तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति करेगा। रह जाएगा ध्यान। चलो अभी आज के लिए जो ये वाला पोर्शन है इसमें तो अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। और अब अपन आ जाते हैं, देखो ये मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन जितना बता रहा हूँ वो बहुत तरीके से बता रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग जो है इसको बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में लिखो और बहुत बढ़िया से इसको याद करो, ठीक है। और अभी तो अपने पास इतनी जल्दी भी नहीं है कि भाई तुम्हारी कोई एग्जाम होने वाली होती तो मैं थोड़ा और मेहनत करता और थोड़ा स्पीड से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन अभी तो कोई एग्जाम तो है नहीं, तो अपन आराम से पढ़ रहे हैं इसको धीरे धीरे, तो आप बिल्कुल आराम से इसको कवर करो। ये नहीं है कि मैंने 20 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन मैंने 20 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा, 25 दिन में, महीने में, 2 महीने पर वो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ना वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बस वो बात होनी चाहिए। इसके लिए अपन बड़े आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, लिमिटेड चीज़ें जो बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। चलो अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट अपन बात कर रहे थे झारखंड में जो वाटरफॉल थे उनके बारे में, पीछे वाली क्लास के अंदर अपन झारखंड स्टेट जो पढ़ रहे थे उसमें। तो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि झारखंड में जो बुरहा रिवर है इस पर कौन सा वाटरफॉल है। झारखंड में जो बुरहा रिवर है इसके ऊपर कौन सा वाटरफॉल है, कौन सा जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड में बुरहा रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। झारखंड में, झारखंड में देखो बराकर नदी है। कौन सी नदी है, बराकर नदी। झारखंड में है बराकर रिवर, बराकर नदी। बराकर नदी, ठीक है ना। इस बराकर नदी पर है दोस्तों तिलैया बांध। कौन सा डैम है, तिलैया। तो ध्यान रखना है तिलैया डैम जो है वो कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर। कहाँ पर है, झारखंड में। इसके अलावा यहाँ पर है मैथन बांध। कौन सा बांध है, मैथन बांध। मैथन डैम, मैथन बांध जो है वो यहाँ पर है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से, ठीक है। बराकर नदी और जहां पर इसका होता है दामोदर रिवर से संगम, दामोदर रिवर जो है उससे जहां पर इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पंचेत बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, पंचेत डैम, पंचेत बांध जो है वो बनाया गया है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से। देखो बराकर नदी पर तिलैया बांध और मैथेन बांध है, और जहां पर इसका दामोदर से संगम होता है वहां पर इस पे कौन सा बांध है, तो पंचेत डैम इसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड में है एक कोनार बांध। कौन सा बांध है, कोनार डैम, कोनार डैम। कौन सी रिवर पर है, तो कोनार नदी पर ही है। कौन सी रिवर पर है, तो आप कहोगे कोनार रिवर के ऊपर ही ये है। रह जाएगा ध्यान अच्छे से, तो ये लिख लेना साथ में। अगला झारखंड में है नेशनल
मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, या इसको आप बोलोगे राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। एक बार ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर ये हिंदी में नहीं आया, ये हिंदी में ऐसे लिखा हुआ नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है, और ये है झारखंड में जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर जो है वहां पर ये है। तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। ठीक है, अगला देखो, ध्यान रखना है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर है? तो आप ये कहोगे धनबाद में। कहाँ पर है? धनबाद जो है झारखंड में, वहाँ पर क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। रह जाएगा ध्यान। ठीक है, अगला आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, लिख लेना इसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में, और झारखंड में कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? धनबाद के अंदर है। ठीक है, तो ये तीन आपको ध्यान रखना है, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, और केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में धनबाद के अंदर है। ठीक है, अगला आपको झारखंड में ध्यान रखना है कि झारखंड में है पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य, ठीक है, तो ध्यान रखना है पलामू सेंचुरी कहाँ पर है? पलामू सेंचुरी कहाँ पर है? पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? झारखंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जाए कि डोलमा अभ्यारण्य, ठीक है, क्या पूछा जाए? डोलमा अभ्यारण्य, डोलमा सेंचुरी कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? झारखंड के अंदर। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तोपा चांची, तोपा चांची अभ्यारण्य कहाँ पर है? तोपा चांची सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? तोपा चांची अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? आप बताओगे झारखंड के अंदर। तो पलामू अभ्यारण्य, डोलमा अभ्यारण्य और तोपा चांची अभ्यारण्य कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इच्चागढ़ पक्षी विहार, ठीक है, इच्चागढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? इच्चागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर बताओगे? झारखंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। पलामू अभ्यारण्य, डोलमा अभ्यारण्य, तोपा चांची अभ्यारण्य झारखंड के अंदर। इंचागढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? झारखंड में। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। रह जाएगा ध्यान। झारखंड में जो जमशेदपुर है, ठीक है, झारखंड में जो जमशेदपुर है, झारखंड में जो जमशेदपुर है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी रिवर बैंक पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड एट द स्वर्णरेखा रिवर, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ स्वर्णरेखा रिवर, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जमशेदपुर जो है इसको अपन बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। इसके अलावा भारत की
इस्पात नगरी, ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की इस्पात नगरी, स्टील सिटी, स्टील सिटी जो होती है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। तो स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है, इसको भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं और भारत की इस्पात नगरी कहते हैं। इसके अलावा धनबाद जो है झारखंड में, कौन सा, धनबाद, इसको अपन क्या कहते हैं, कोयला नगरी, ठीक है, इसको कोल सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोयला नगरी कहते हैं। तो कोयला नगरी किसे कहा जाता है, तो धनबाद को कहा जाता है। रह जाएगा ध्यान यहाँ तक का, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है भारत का पहला उर्वरक संयंत्र, ठीक है, फर्स्ट जो फर्टिलाइजर प्लांट है इंडिया का, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये है सिंदरी, ठीक है, सिंदरी के अंदर है, सिंदरी झारखंड में। तो फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है सिंदरी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। झारखंड से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और बची हुई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक का बहुत समझ में आया होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका मुझे ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू सो मच।